अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है वो डायजेटिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने अब वो वाले डायजेटिक्स पढ़ने हैं जिनका ताल्लुक या तो फ्लूइड के साथ है, यानी कि वो मेनली हमारे पास वाटर की एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होंगे, या फिर हमारे पास पोटाशियम स्पेयरिंग डायजेटिक्स होते हैं। इससे पहले हमने जो भी डायजेटिक्स पढ़े हैं वो सारे पोटाशियम लिस्टिंग थे, क्योंकि जब भी हमारे पास बॉडी से सोडियम लॉस होने लगता है बिफोर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जब भी सोडियम लॉस होगा तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं उन सोडियम को बचाने के लिए पोटाशियम या फिर हाइड्रोजन को लूज़ कर देती हैं, ठीक है। तो इसलिए बॉडी में जो है वो हमेशा हमारे पास उनसा होता है पोटाशियम की वेस्टिंग हो जाती है बॉडी से, ठीक है। लेकिन ये वाले जो डायजेटिक्स होते हैं जो बेसिकली पोटाशियम स्पेयरिंग होते हैं, ठीक है, इन्होंने पोटाशियम को बचाना होता है और ये उन्हीं चैनल के ऊपर एक्ट करते हैं जो बेसिकली सोडियम को बचाने के लिए पोटाशियम को लूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब पहले हम लोग जो है वो वाले चैनल्स देख लेते हैं। हम लोगों ने जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे लास्ट डाययूरेटिक पढ़ा था जो कि थायराइड था। अब हम उससे आगे चलेंगे। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। अब अगर आप किडनी को जो है वो इस तरीके से, अगर आप नेफ्रॉन को जो है वो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, जिसमें ये आपके पास ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो पीसीटी आ गया, फिर उसके बाद आपका जो है वो लूप आ गया, लूप के बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो थिक अससेंडिंग लिम्ब आ गया, फिर उसके बाद थिक अससेंडिंग लिम्ब के बाद यहाँ पे आपके पास डीसीटी आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद इधर से आपका जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला बेसिकली जो है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का पोर्शन है। तो इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पोर्शन में अब हमने जो ब्लड वेसल देखनी है वो यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। तो ब्लड वेसल जब इस तरह से गुजर रही है, जैसे यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, ठीक है, तो ब्लड वेसल यहाँ से गुजर रही है। यहाँ पे हम लोग जो है वो एक सेल बना लेना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल बन गया, इस सेल की जो ये वाली साइड होगी जो कि बेसिकली कैपिलरी की तरफ होगी, ये वाली इसको हम बेसोलेटरल साइड कह देंगे, और ये वाली जो साइड जो ल्यूमेन की तरफ होगी, ठीक है, इसको हम लोग जो है वो ल्यूमिनल साइड कह देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है वो अब इसकी नॉर्मल वर्किंग पहले देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास जितने भी ट्यूब्यूल्स थे, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल के जो भी पार्ट था उनका ताल्लुक था कि वो सोडियम की या वाटर की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते थे, या फिर उनका जो है वो एक्शन जो था वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता था किसी भी हार्मोन वगैरह से। लेकिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से आगे जो एक्शन होता है वो एल्डोस्टेरोन पे या एडीएच पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एल्डोस्टेरोन पे डिपेंड कर रहा होता है। एल्डोस्टेरोन क्या है, बेसिकली एक हार्मोन है, ठीक है। और अब जब भी हार्मोन होता है तो हार्मोन की सेक्रेशन के लिए कोई स्टिमुलस चाहिए होता है, कोई बॉडी में ऐसी कंडीशन होगी जिसके बाद ये हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। इसके लिए क्या होता है, बेसिकली या तो बॉडी में हाइपोवोलेमिया होना चाहिए, बॉडी में ब्लड जो वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो है पोटाशियम बहुत ही ज़्यादा हो जानी चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो सोडियम कम होने चाहिए। मेन इसका जो स्टिमुलस है वो हाइपरकैलेमिया होता है, ठीक है। तो जब भी बॉडी में ये वाली सिचुएशन आ जाएगी तो फॉरन एल्डोस्टेरोन जो है रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और हमारे पास अब इसने अपना एक्शन करना है। जो एल्डोस्टेरोन होता है ये स्टेरॉइडल हार्मोन है, जो कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टेरॉइडल नेचर की होती है वो हमेशा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसोलेटरल साइड से क्रॉस करके सेल के अंदर चला गया। प्रिंसिपल सेल के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में दो सेल्स होते हैं, एक होता है आपके पास प्रिंसिपल सेल और एक होता है आपके पास इंटरकलेटेड सेल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो बेसिकली प्रिंसिपल सेल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो है वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर एक्ट करता है। जब भी हमारे पास अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये बेसिकली डीएनए के अंदर चला जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। एक न्यूक्लियर रिसेप्टर की तरह से हमारे पास एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। जब न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो ये एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए पे बाइंड करेगा। डीएनए पे बाइंड करने के बाद ये जीन एक्सप्रेशन बढ़ाएगा। जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो जब भी ट्रांसलेशन बढ़ेगी तो उसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो चैनल्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। अब यहाँ पे ये तीन तरह के चैनल्स जो हैं, ठीक है, वो बनवाएगा, जिसमें सोडियम के चैनल्स होते हैं, जिसमें पोटाशियम के चैनल्स होते हैं, और जिसमें हमारे पास सोडियम और हमारे पास पोटाशियम और हाइड्रोजन का काउंटर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के चैनल्स होते हैं जिनकी तादाद बढ़ जाएगी जब भी एल्डोस्टेरोन होगा। ये चैनल नॉर्मली भी बड़े हुए होते हैं, लेकिन जब एल्डोस्टेरोन होता है तब इनकी अमाउंट या इनकी जो ट्रांसलेशन होती है उसकी वजह से इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। अब क्या होगा, इसकी वजह से क्या, अब यहाँ से हमारे पास जो है वो ल्यूमिन जा रहा है, ठीक है। अब ये ल्यूमिन जो जा रहा है इसमें है यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास सोडियम जो है वो हमने रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, और पोटाशियम जो है उसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और सोडियम को जब आप एक और तरीके से भी रीअब्सॉर्ब कर रहे हो, इसके नतीजे में भी पोटाशियम निकल रही है और हाइड्रोजन अंदर आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल एक्शन था। इसी नॉर्मल एक्शन के थ्रू क्या होता है कि जब भी आपके पास बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बहुत ज़्यादा सोडियम लूज हो रही होती है तो फौरन जो है वो सोडियम को हम लोग जो है वो रीअब्सॉर्ब करवाते हैं एल्डोस्टेरोन के थ्रू, और पोटाशियम को लूज करते हैं या फिर हाइड्रोजन को लूज करते हैं। मोस्टली जो पोटाशियम वेस्टिंग डायजेटिक्स होते हैं उनमें अगर बॉडी में हाइपोकैलेमिया हो रहा है या एसिडोसिस हो रहा है उसकी ये वजह होती है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस चैनल को, ये जो सोडियम का चैनल है इसको इनएक्ट चैनल भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है वो जो है इन डायजेटिक्स को हमने पढ़ना है। अब इसमें डायजेटिक्स उनसे होते हैं ना, वो बेसिकली हमारे पास दो तरह के डायजेटिक्स हो सकते हैं, ठीक है। डायजेटिक्स उनसे होते हैं वो टोटल हमने यहाँ 4 ही पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें से 2 हम पहले पढ़ लेंगे और 2 हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहले वाले हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। इनका क्या काम होगा, जिसमें स्पाइरोनोलेक्टोन होता है और एप्लिनोरॉन होता है, ठीक है। ये वाले जो डायजेटिक्स होते हैं ना ये बेसिकली एक्चुअली हमारे पास एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, इनकी भी स्टेरॉइडल नेचर होती है। जब स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं तो ये भी मेम्ब्रेन से पास कर जाएंगे और ये बेसिकली एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को इस तरह से इनहिबिट करेंगे कि एल्डोस्टेरोन खुद इसके साथ बाइंड नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है कि इनके एक्ट करने के लिए जरूरी है कि बॉडी में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो। जब बॉडी में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तभी उसको अपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एल्डोस्टेरोन को उसका काम नहीं करने देंगे। एल्डोस्टेरोन का काम नहीं होगा तो इसका मतलब सोडियम और पोटाशियम और ये वाले जो चैनल्स हैं ये बहुत कम हो जाएंगे। जब ये चैनल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे तो क्या होगा कि सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकेगा, तो सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा यूरिन में और बॉडी में कम होना शुरू हो जाएगा, और पोटाशियम जो है उसको हम लूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है, जो बेसिकली एल्डोस्टेरोन का काम था। तो पोटाशियम का क्या होगा, पोटाशियम यूरिन में बहुत कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पोटाशियम बॉडी में बहुत ज़्यादा बिल्डअप करना शुरू कर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में हमारे पास जो है उसके अलावा जो है वो हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा और साथ में हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे हमारे पास क्योंकि पोटाशियम को लूज नहीं करे इसलिए हम इनको पोटाशियम स्पेयरिंग डायजेटिक्स कहते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन को भी अक्सर साथ ही लूज कर देते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर हमारे पास अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने नहीं लूज करने दे रहा, ठीक है, यानी कि बॉडी में हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो साथ में हाइपरकैलेमिया और एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये 2 तरह के जो होते हैं ना, ये 2 जो होते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग इस तरह से वर्क करते हैं। अब 2 और होते
होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास किस तरीके से काम करते हैं। इनका बेसिकली ये काम होता है कि ये इन ई नेक चैनल को जो है इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। इनका ताल्लुक एल्डोस्टेरोन से नहीं है, ये ई नेक चैनल को इनहिबिट करते हैं। जब ई नेक चैनल को इनहिबिट करते हैं तो इनमें भी सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकती, ठीक है, और फिर हमारे पास वही सेम जो है वो कंडीशन हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मेनली हमारे पास हमने ये वाले देखने होते हैं जो कि एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है वो इनको थोड़ा सा बाकी इनके साइड इफेक्ट्स वगैरह जो है वो भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स द पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, ठीक है। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स जो था इनमें हमारे पास कौन से थे, स्पाइरोनोलेक्टोन हो गया, ठीक है, लैप्रिनिडोन हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया, ये इनहिबिट करते हैं किस चीज़ को, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स को, और ये पोटेशियम की एक्सक्रीशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को भी रिड्यूस करते हैं। दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, एमिलोराइड हो गया या ट्राइएम्टिडीन हो गया, ठीक है। ये वाले डाययूरेटिक्स से होते हैं, ये ई नेक को इनहिबिट करते हैं और ये भी सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन कम करेंगे, पोटेशियम की एक्सक्रीशन को जो है वो कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अब आ जाते हैं हम लोग कि इनकी वजह से क्या हो रहा है। अब जो हमारे पास इसके एक्शन कर रहे हैं उन्हीं कंडीशन में हम इसको यूज़ करेंगे। तो जब भी बॉडी में हमारे पास पोटेशियम का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि पोटेशियम का लॉस कब हो सकता है ज़्यादा, जब हम लोग वो वाले डाययूरेटिक्स यूज़ कर रहे हैं जो कि थायाजाइड, लूप डाययूरेटिक्स, जो कि हमने पहले पढ़े हैं। अगर हमने उनमें से कोई डाययूरेटिक यूज़ कर रहे हैं तो अक्सर हम उनके साथ पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक भी दे रहे हैं ताकि हम पोटेशियम को बचा सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम इसको हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, बिकॉज हार्ट फेलियर में भी जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में खास तौर पे कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है तो रेनिन रिलीज होता है, रेनिन जो है वो भी आगे जाकर एल्डोस्टेरोन ही प्रोड्यूस करवाता है। तो जब भी बॉडी में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो हम ये वाले हम लोग देते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, बिकॉज ये एल्डोस्टेरोन जो है वो उसके एंटागनिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो डायरेक्ट कंडीशन जिसमें एल्डोस्टेरोनिज्म हुआ है, यानी कि एल्डोस्टेरोन बॉडी में ज़्यादा हुआ है, उसमें भी हम ये देंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन होता है सिर्फ इन दो का, ठीक है, स्पाइरोनोलेक्टोन का ही सिर्फ एक एक्शन होता है कि ये एंटी एंड्रोजन होता है, ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन होता है जो बेसिकली हमारे पास मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए होता है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसमें हेयर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है हमारे पास के बेसिकली अगर हमने फीमेल में देखना है तो फीमेल अक्सर जो है उसको प्रेफर करती हैं अगर उन्हें हिर्सुटिज्म यानी कि बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है उसका मसला है, या फिर हमारे पास जो है उनको एक्ने का इशू है, ठीक है। तो फीमेल जो है उनके अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं बिकॉज इसका एंटी एंड्रोजन इफेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा अब इसके हमारे पास लेकिन मेल में क्या होता है कि मेल में वैसे भी एंड्रोजन जो है वो हमारे पास चाहिए होता है ताकि मेल करेक्टर जो है वो डेवलप हो सके। तो मेल के अंदर अगर हम ये वाले हम डाययूरेटिक्स देंगे तो मेल में क्या होगा, एंड्रोजन बहुत कम हो जाएंगे। मेल में एंड्रोजन कम होने की वजह से क्या होगा, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ही नहीं डेवलप हो सकेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो मेल है उसमें गायनोकोमास्टिया हो जाएगा, यानी कि मेल जो है वो हमारे पास फीमेल टाइप ब्रेस्ट जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी उनकी, ठीक है, जिसकी वजह से मेल जो है उनमें इसकी कंप्लायंस बहुत कम होती है। उसके अलावा हमारे पास ये बॉडी में अपना एक्शन जो है अगर इनका बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी में पोटेशियम स्पेयरिंग की वजह से पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और पोटेशियम स्पेयरिंग की वजह से जो है वो हमारे पास पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है और साथ में हमारे पास बहुत ज़्यादा एसिडोसिस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले दो डाययूरेटिक्स पे आ जाएं तो ये डाययूरेटिक्स भी सेम ही काम करेंगे, इनको भी हम सेम ही कंडीशन में यूज़ करते हैं। लेकिन जो अमाइलोराइड है इसमें खास तौर पे लिथियम इंड्यूस्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में हम इसको यूज़ करते हैं। ये हम जो है वो सीएनएस में देखेंगे जाकर इसका मजीद एक्शन। उसके अलावा हमारे पास जो है यही वाला डाययूरेटिक होता है जिसको मेनली हम लोग थायाजाइड के साथ देते हैं, क्योंकि थायाजाइड जो है वो पोटेशियम वेस्टिंग है और ये पोटेशियम स्पेयरिंग ही होते हैं, लेकिन हम मोस्टली प्रेफर इसको करते हैं क्योंकि उसके जो है वो एंटी एंड्रोजन वगैरह के भी एक्शन हो जाते हैं, तो इसके और भी जो है वो साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसको हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके भी हमारे पास वही सेम ही जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे, और ट्राइएम्टिडीन जो होती है मोस्टली हमारे पास इसका साइड इफेक्ट के तौर पर स्टोन फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के इनहिबिटर्स। जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ये वाले हैं, इनमें के ये क्या करते हैं, ये बेसिकली सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करते हैं। हम सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स बेसिकली पीसीटी पे लगे हुए होते हैं, ठीक है, और पीसीटी पे हमारे पास जो है अगर आप देखें तो ये हमारे पास ल्यूमिनल साइड है, ये इसकी हमारे पास बेसोलेटरल साइड है, ये ब्लड है। अब क्या होता है हमारे पास कि बेसिकली हमने जो है वो इसको रीअब्सॉर्ब ग्लूकोज जो है वो सोडियम के साथ हमने रीअब्सॉर्ब करनी होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये वाले हमारे पास जो है वो इनहिबिटर्स हम लोग लगा देंगे तो ये बेसिकली हमारे पास सोडियम और ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी में जो ग्लूकोज होती है उसकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो सकती, और जो ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो बॉडी में हमारे पास जो है वो ग्लूकोज कम होना शुरू हो जाएगी, ग्लूकोज की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। तो ऑफकोर्स आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि बॉडी में ग्लूकोज कम हो रही है तो हम इन इंडिविजुअल्स में देंगे इसको जिसमें बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हुई होगी, यानी कि डायबिटीज़ में। तो जब भी किसी को डायबिटीज़ है और साथ में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसमें हम लोग जो है वो इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर सॉल्यूट भी कम रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब पानी भी कम रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो ये एज अ डाययूरेटिक भी काम करता है, ठीक है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को भी रिलीव कर सकता है और साथ ग्लूकोज को भी रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता करने दे रहा तो डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज हो तो ग्लूकोज जब हमारे पास किडनीज में यूरिन बन के जब हमारे पास यूरिन जो है वो पास करता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज वाला यूरिन जब यूरिनरी ट्रैक से पास करता है तो वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले आपके पास जो डाययूरेटिक्स आ जाएंगे वो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स होते हैं। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स जो है उनमें मैनिटोल आ जाता है, ठीक है, और भी होते हैं लेकिन हम लोग मैनिटोल को ही मेनली प्रेफर करते हैं। अब इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होते हैं उनका ताल्लुक सिर्फ डाययूरेसिस के साथ होता है, ठीक है। मेनली हमारे पास जो है ये वाटर के से ही ताल्लुक करेंगे, ठीक है, लेकिन सोडियम जो है वो भी हमेशा जहाँ वाटर जाएगा वहाँ सोडियम जाएगी, तो अक्सर सोडियम को भी हमारे पास जो करते हैं, लेकिन इनका मेन जो हमारे पास इशू एड्रेस करते हैं वो वाटर के साथ होता है, ठीक है। अब क्या होता है आपके पास ये किडनी होती है ना जो, ठीक है, इस किडनी के अंदर यहाँ पे आपके पास आप समझे कि यहाँ पे नेफ्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन है इसका आधा पार्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कॉर्टिकल होता है, नीचे वाला मेडुलरी होता है, ठीक है। और ये जो मेडुलरी होता है यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, और फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन काउंटर करंट मैकेनिज्म से जब ज़्यादा होती है तो ये वाला जो सेगमेंट जो लूप ऑफ हेनले का ये वाला सेगमेंट है ये हमारे पास यहाँ पे वाटर जो है वो आराम से लूज कर देता है, ठीक है, बाहर की तरफ वाटर जो है वो अपनी ऑस्मोलाइटिक ग्रेडियंट के थ्रू वहीं जाता है जहाँ पानी कम हो तो वाटर जो है वो बाहर जाना जो है वो प्रेफर करता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। इसी तरीके से पीसीटी में भी ऐसे ही होता है कि हमारे पास जो वाटर होता है वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है बाकी सॉल्यूट्स के साथ, क्योंकि सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं, रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं पीसीटी में, तो वाटर भी उनको फॉलो करता है, ठीक है। और सॉल्यूट्स जितनी ज़्यादा हमें पता है कि जितना
जितना पानी स्लोली मूव करता है किसी जगह से उतना ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन का चांस होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने अब इस ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स की जो वर्किंग है ना उसके लिए दो थ्योरीज होती हैं। पहली थ्योरी तो ये होती है, ठीक है, इसके लिए दो थ्योरी होती है। पहले हम पहली वाली को देख लेते हैं। उसमें ये होता है कि जब आप ऑस्मोटिक डाययूरेसिस के लिए हम लोग मैनिटोल देते हैं तो मैनिटोल क्या करता है, वो हमारे पास इस सारे में आ जाएगा, ठीक है, किडनी में आ जाएगा। और मैनिटोल की वजह से क्या होगा कि जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम होती है ना उसकी ऑस्मोलैरिटी उस तरह से नहीं रहती। ठीक है, जब इसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ऑब्वियसली पानी बाहर जाना नहीं प्रेफर करेगा। तो पानी बाहर जाना नहीं प्रेफर करेगा और वो हमारे पास लूप ऑफ फैलने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आगे भी हमारे पास ज़्यादा होता चला जाएगा और इस तरीके से वो यूरिन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो पानी जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से डाययूरेसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये है कि जब भी हमारे पास जो है, मैंने पहले बताया कि जब भी हमारे पास हमने क्या किया, हमारे पास आप समझे कि बॉडी में हमारे पास जो है वो फ्लूइड बहुत ज़्यादा है। अब हमने नॉर्मली फ्लूइड भी बहुत ज़्यादा था, फिर हमने उसमें मैनिटोल डाल दिया। ठीक है, अब इसमें मैनिटोल डालने की वजह से जो है वो ब्लड वॉल्यूम और भी ज़्यादा हो गया। जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है ना तो इसका मतलब हमारे पास जितना GFR होगा और GFR जिस प्रेशर से जा रहा होता है किडनी से वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से पानी जो है वो हमारे पास PCT से बहुत तेज़ी से गुजरेगा। जब पानी PCT से बहुत तेज़ी से गुजरेगा तो रीअब्जॉर्ब होने का चांस उसके पास बहुत कम होगा। जब पानी रीअब्जॉर्ब कम होगा तो सोडियम भी ऑफ कोर्स रीअब्जॉर्ब होने का कम चांस होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास कि वाटर बहुत ज़्यादा बॉडी से लूज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स दो इस तरह से काम करते हैं। अब इसको हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग इसको, लेकिन ऑस्मोटिक डाययूरेसिस का ये वाली जो पहली थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग तो ऑस्मोटिक डाययूरेसिस थ्रू आउट द किडनी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मेनली PCT पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर ये हमारे पास पूछें इसकी वर्किंग कहाँ पे होती है तो थ्रू आउट द किडनी होती है, लेकिन मेनली हमारे पास जो है इसकी वर्किंग ज़्यादातर जोन से होती है वो PCT पे हो रही होती है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, इसको हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो या हमने बॉडी से मेन आइंस के अलावा कुछ और रिमूव करना हो। जैसे कि हमारा रैप्डोमाइलाइसिस जो होता है, बेसिकली हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हीमोलाइसिस जो है, ठीक है, ब्लड की जो हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, या फिर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो रहा है जिसमें हमारे पास बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वो अनवांटेड पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स जो है वो या टॉक्सिन्स जो है बढ़ रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं। अब उन्हें हमने बॉडी से निकालना है, तो उन्हें निकालने के लिए कभी भी टॉक्सिन्स अकेले नहीं जाएंगे बल्कि पानी के साथ रिमूव होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम डाययूरेसिस करवा देंगे और ये वाले टॉक्सिन्स वगैरह जो है ये सब्सटेंसेस ये भी साथ निकल जाएंगे। उसके अलावा ब्रेन एडिमा में भी हमारे पास इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस एडिमा को रिलीव करने के लिए भी हम बॉडी से जो है फ्लूइड निकालेंगे और इस तरीके से एक्यूट ग्लूकोमा के अंदर भी हम लोग जो है वो निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि अब तक हमने जितने भी डाययूरेटिक्स दिए थे वो हमने ऑरल दिए थे। ठीक है, या पैरेंटल दिए थे। जो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स होते हैं इनको हमेशा जो है हमने इंट्रावेनसली लेना है, बिकॉज अगर आप इसको इंट्रावेनसली नहीं दोगे, आप ऑरल दोगे तो ये हमारे पास डायरिया कॉज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास इसमें मैंने भी कहा था कि इसमें जब भी आप पानी लूज करते हैं तो साथ सोडियम भी चली जाती है। ठीक है, तो सोडियम जाने की वजह से पहले तो बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, लेकिन आपको पता है जब बॉडी में सोडियम इतनी ज़्यादा नहीं जाती बॉडी से, ठीक है, तो बॉडी से हमारे पास पानी जो है वो ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, तो शुरू में तो एक बार हाइपोनेट्रीमिया की आपको कंडीशन लगेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बॉडी में पानी कम हो जाएगा और हमारे पास सोडियम इतना ज़्यादा लूज नहीं होगा तो आहिस्ता आहिस्ता सोडियम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और पानी कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें पहले तो हाइपोनेट्रीमिया होगा लेकिन बाद में हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन आ जाएगी। उसके अलावा हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह जो है वो वाली कंडीशन भी हो सकती हैं, बिकॉज बॉडी से आप पानी लूज कर रहे हो। ठीक है, तो डायरिया और इस तरह वाली हमारे पास कंडीशन जो है वो भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब अगले हमने जो डाययूरेटिक्स पढ़ने हैं वो बेसिकली एडीएच के एंटागनिस्ट होते हैं। ठीक है, और एडीएच के एंटागनिस्ट जो है वो बेसिकली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे आ करते हैं, लेकिन मिडिलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे, यानी कि नीचे वाले जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होते हैं या डिस्टल भी आप कह सकते हैं उसके अंदर आ करते हैं। ठीक है, अब इनका बेसिकली क्या काम होता है और एडीएच क्या करवाता है नॉर्मली, ठीक है, पहले हम वो देखते हैं। तो आपके पास हमें पता है कि एडीएच का क्या काम होता है कि उसने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो चैनल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्वापोरिन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ए, क्यू और पी लिखा हुआ है, इट इज फॉर एक्वापोरिन। ठीक है, एक्वापोरिन 3 तरह के होते हैं, एक्वापोरिन 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ठीक है, तो आपके पास जब हमारे पास ट्यूब्यूल होती है, ठीक है, इस तरीके से जब आपके पास नेफ्रॉन होता है, ठीक है, तो इस नेफ्रॉन में बेसिकली ये हमारे पास वो वाला पोर्शन है। तो इस पोर्शन में यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये है डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल का सेल और यहाँ से आपके पास आ रही है ब्लड वेसल। ठीक है, जिस तरीके से आप यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ से आपके पास आ रही है ब्लड वेसल। ठीक है, और ये आपका पास जो है ये एक सेल है जिस चीज़ का मिडिलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 तरह के हमारे पास जो है वो एक्वापोरिन हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, कुछ एक्वापोरिन जो यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करिए जो है वो भेजें। ठीक है, और बाकी के एक्वापोरिन जो से होते हैं उन्होंने हमारे पास जो है बेसिकली इधर से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्वापोरिन भी लगे हुए होते हैं और यहाँ पे भी एक्वापोरिन लगे हुए होते हैं। ठीक है, एक्वापोरिन हमारे पास जो 2 होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, एक्वापोरिन 3 और 4 जो होते हैं वो बेसोलेटरल साइड पे होते हैं। ठीक है, इन दोनों का काम होता है कि हमारे पास वाटर के लिए होते हैं, वाटर के रीअब्जॉर्ब भी करवा सकते हैं कम ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 वे ही इनका वर्क होता है। ठीक है, एडीएच पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब हमारे पास किस तरह से है, अब लेट्स सपोज कि हम एडीएच किस तरह से काम करेगा। एडीएच बेसिकली अपने रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है, सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम करता है, बिकॉज ये हार्मोन है। ठीक है, तो एडीएच क्या करेगा, एडीएच के रिसेप्टर्स बड़े होते हैं। एडीएच के 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, V1 रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें V1 और V2 रिसेप्टर्स होते हैं। V1 में मजीद A और B रिसेप्टर्स होते हैं, V1A और V1B। जो V2 रिसेप्टर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं कि जो V2 रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली GS या G स्टिमुलेटरी प्रोटीन के थ्रू काम करते हैं। जब भी G स्टिमुलेटरी प्रोटीन होती है वो हमेशा एडेनाइन साइक्लेज जो है उसको स्टिमुलेट करती है, जिससे बॉडी में जिससे सेल में जो है साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ेगा। प्रोटीन काइनेज A जो है वो बेसिकली हमारे पास स्टिमुलेट होगा और वो हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स की जो है फॉस्फोराइलेशन करवाता है। ठीक है, प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवा देता है। अब यहाँ पे जिन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवा रहा है वो बेसिकली एक्वापोरिन 2 है। एक्वापोरिन 2 जो है वो जाके लग जाएंगे टुवर्ड्स द ल्यूमिनल साइड और ये हमारे पास जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे। अब दूसरा आ जाता है हमारे पास V1A और V1B। जो V1A और V1B होते हैं ये बेसिकली जब काम करते हैं ना तो ये इस तरह से काम नहीं करेंगे, एडेनाइन साइक्लेज के थ्रू काम नहीं करते, बल्कि ये GQ रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, G प्रोटीन के थ्रू। इनमें हमारे पास GQ प्रोटीन का तो अल्फा कंपोनेंट होता है, बिकॉज सेकंड मैसेंजर सिस्टम में आपको पता है कि अल्फा कंपोनेंट में मेनली वर्क करना होता है। लेकिन आपके पास ये वाली जो GS प्रोटीन थी जो V2 की थी उसके भी हमारे पास बीटा और गैमा कंपोनेंट्स जो है वो भी इसके साथ वर्क करते हैं। ये दोनों हमारे पास जो है इसका अल्फा, GQ का अल्फा और GS का बीटा और गैमा ये मिलकर हमारे पास फॉस्फोलाइपेज C जो है इसको एक्टिवेट करते हैं, जो कि PIP2 जो है इसको हमारे पास IP3 और डैग में कन्वर्ट करता है। फिर IP3 तो कैल्शियम के लिए होता है, उसको हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। हमारे पास जो डैग होता है वो भी बिल्कुल इस
तरीके से एक्वापोरिन 2 जो है उसकी तादाद को बढ़ाता है, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो है एक्वापोरिन 3 और 4 जो है ये हमारे पास पहले से यहाँ पे पड़े होते हैं, एक्वापोरिन 2 जो है वो बढ़ जाते हैं, और जैसे एक्वापोरिन 2 बढ़ते हैं तो फॉरन रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एडीएच का नॉर्मल एक्शन होता है। अब हमने जाना है कि हमने या तो इसको एडीएच के एक्शन को बढ़ा दें या एडीएच की तरह का ही हम काम करवा दें, ठीक है। तो वो होते हैं एडीएच के एगोनिस्ट, और वो वाले रिसेप्टर, वो वाले हमारे पास डाययूरेटिक्स जो बेसिकली एडीएच को जो है वो एडीएच को काम नहीं करने देंगे, ठीक है। एडीएच के एंटागनिस्ट आएंगे, ठीक है। अब हमने जो है वो यहाँ पे देखना है कि इसमें दो तरह के आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडीएच के एगनिस्ट कौन होते हैं जो कि एडीएच की तरह का काम करेंगे, ठीक है, जिसमें डेस्मोप्रेसिन और वेसोप्रेसिन एडीएच खुद है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो वाले एंटागनिस्ट हो गए। इन्होंने काम करने हैं, ये एंटागनिस्ट V1 और V2 दोनों रिसेप्टर्स पे काम करेंगे, क्योंकि ये एडीएच की तरह, तो एडीएच के रिसेप्टर्स पे काम करेंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। और ये बेसिकली क्या करेंगे, एडीएच का क्या काम होता है कि ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। और इसके बाद इस तरीके से हमारे पास ये वाटर को एक्सक्रीट नहीं होने देंगे, बल्कि हमारे पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा देंगे। और एडीएच का एक और काम होता है कि ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, खास तौर पे इसके जो V1A रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो स्मूथ मसल्स के ऊपर होते हैं, इनका ताल्लुक होता है कि ये वेसोकंस्ट्रिक्शन भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे पास इस तरह से दो एक्शन हो गए। तो इसी के थ्रू अगर हम लोग देख लें कि इनका एक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अब मैंने पहले भी कहा था कि जब बॉडी से पानी निकलेगा तो साथ सोडियम भी निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपके पास एडीएच की तरह ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवा रहे हैं, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब बॉडी में पानी बढ़ रहा है। और जब बॉडी में पानी बढ़ता है तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि बॉडी में सोल्यूट्स कम हो रहे हैं, और जो सोल्यूट सबसे ज़्यादा होता है ब्लड वॉल्यूम में वो है सोडियम। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब बॉडी पानी आप बहुत ज़्यादा रिजर्व कर रहे हो तो आपके ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा कि वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरटेंशन भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इसको हमने सबक्यूटेनियस और नेजल ही देना होता है हमेशा, ठीक है। और इसको हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली जब आपको एडीएच जो है वो काम नहीं, एडीएच है लेकिन एडीएच जो है वो यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। या नहीं, आपके पास वो वाली कंडीशन जिसमें एडीएच नहीं है, ठीक है, बॉडी में एडीएच बन ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है वो एडीएच का कोई एगोनिस्ट यूज़ करेंगे। वो कंडीशन होती है पिट्यूटरी, या आप इसको सेंट्रल, या आप इसको न्यूरोजेनिक जो है वो डायबिटीज इंसिपिडस कह सकते हो, जिसमें एडीएच टोटली बनता ही नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग एडीएच के कोई एगोनिस्ट वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे आ जाते हैं एडीएच के एंटागोनिस्ट। एडीएच के एंटागोनिस्ट वो वाले होंगे जो बेसिकली एडीएच को काम नहीं करने देंगे, ये जाके उसके किसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो चाहे बॉडी में जितना एडीएच हो वो काम ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन से आ जाते हैं, इसमें हमारे पास जो है वो कोनिवेप्टान आ जाता है जो V1A और V2 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। और जो हमारे पास टॉलवेप्टान होता है ये मेनली V2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। और हमारे पास डेमिक्लोसाइक्लिन जो होता है ये हमारे पास जो है इसको मेनली हम लोग जो है वो सिंड्रोम ऑफ इनसफिशिएंट, हमारे पास जो है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एरिया जो है उसके अंदर हम इसको मेनली यूज़ करते हैं। अब इसको हम देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा लिथियम जो है वो भी एंटागोनिस्ट का काम कर सकती है, क्योंकि लिथियम जो है वो हमारे पास के CNS के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है क्या होता है कि इसके अलावा जो लिथियम होती है वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस भी कॉज करती है, तो इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब हम लोगों ने जो है ये क्या कर रहे हैं कि एडीएच के एंटागोनिस्ट हैं, तो इसका मतलब ये वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं होने देंगे, बल्कि ये वाटर को जो है वो एक्सक्रीट करवाएंगे, ठीक है। तो इसको हम उन कंडीशन में यूज़ करेंगे जब बॉडी में या तो एडीएच बहुत ज़्यादा हुआ हो, या हमारे पास बॉडी में जो है पानी बहुत ज़्यादा हो गया हो, या बॉडी में जब पानी ज़्यादा होता है तो सोडियम कम हो जाती है, तो इसका मतलब हम इसको हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग SIADH में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास वाटर बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, इसको भी हम लोग पेरेंट्रल ही देते हैं। इन दोनों का जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके बाद हम इसको इसके लिए इसमें हमारे पास कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि हमारे पास इन्फ्यूजन की जो साइट्स होती हैं जहाँ पे इनको इन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास अक्सर ये रिएक्शंस कॉज कर देते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास हाइपरटेंशन, ये भी उसी की तरह जो है हाइपरटेंशन वगैरह भी जो है कॉज कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास के इसमें एक हम यहाँ पे मिक्लोसाइक्लिन। अब साइक्लिन से आपको पता चल रहा होगा कि इसका ताल्लुक बेसिकली एंटीबायोटिक की फैमिली से है, ठीक है। ये टेट्रासाइक्लिन के ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हमें पता है टेट्रासाइक्लिन क्या करवाता है, बच्चों में टीथ और बोन की एब्नॉर्मैलिटीज़ करवाता है। तो ये भी बेसिकली हमारे पास जो है वो टीथ या बोन की एब्नॉर्मैलिटीज़ करवा सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास डाययूरेटिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।